हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक मित्तल और पिछले वीक हमने देखा कि एफआईज की शानदार वापसी भारतीय मार्केट में होते हुए देखने को मिली और लगातार उन्होंने मंडे से थर्सडे तक 4 दिन में बेहद शानदार खरीदारी की। लेकिन फ्राइडे के सत्र में थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग की। अगर नेट में देखें तो एफआईज ने करीब 4000 करोड़ की बाइंग पिछले वीक में ही की है। अगर हम मंडे से थर्सडे का एक पर डे डेटा देखें तो मंडे को उन्होंने करीब 156 करोड़ की बाइंग की। साथ ही ट्यूसडे में देखें तो करीब 976, वेडनेसडे को उन्होंने 1781 और थर्सडे को उन्होंने 1799 करोड़ की बाइंग की। अगर हम फ्राइडे के सत्र में देखें तो उन्होंने थोड़ी सी मुनाफा वसूली की, करीब 675 करोड़ रुपए की। लेकिन नेट में देखें तो करीब 4037 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज कर ले गए। क्या है कारण, क्यों एफआईज भारत में वापसी कर रहे हैं? 8 महीनों की लगातार सेलिंग के बाद एफआईज ने इस तरह की वापसी क्यों की है? पहला कारण, कमोडिटी की प्राइसेस का गिरना। कमोडिटी की प्राइसेस में एक शार्प फॉल देखने को मिला है। जून के एंड से देखें तो अभी तक के महीने में जितना कमोडिटी में फॉल देखने को मिला है तो ज़्यादातर कमोडिटीज़ अपने हाई से करीब 20 से 30% तक टूट चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो होता है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड अगर उसका हाई देखें 52 वीक हाई तो $139 पर बैरल था, जो कि टूटकर करीब 103.61 डॉलर पर बैरल के करीब आ चुका है। दैट मीन्स कि करीब 25% का फॉल क्रूड ऑयल में देखने को मिला है। गोल्ड, जिसका इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर कहलाता है, सेकंड नंबर पर आफ्टर चाइना, तो इसमें भी अगर हम फॉल देखें तो करीब 17% का अपने हाई से देखने को मिला है। यूरिया एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसके लिए इंडिया को सब्सिडी भी देनी पड़ती है और इस साल तो ये माना जा रहा है कि करीब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अगर उसके प्राइसेस नीचे आते हैं तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इसकी कीमतें अगर देखें तो $1000 पर टन से गिरकर करीब $555 पर टन आ चुकी है, यानी कि करीब 45% की गिरावट यूरिया की कीमतों में इंटरनेशनली देखने को मिली है। नेचुरल गैस की कीमतों में देखें तो अपने हाई से करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है। स्टील की प्राइसेस देखें तो करीब 38% की गिरावट स्टील की प्राइसेस में देखने को मिली है। साथ ही अगर देखें कॉपर की कीमतें करीब 34% गिरी हैं। एल्यूमिनियम की कीमतें करीब 38% अपने हाई से गिरते हुए दिखाई दी हैं। रबड़, जो कि टायर बनाने में बहुत यूज़ होता है, रबड़ की कीमतों में भी करीब 16% की गिरावट देखने को मिली है। $185 पर केजी से गिरकर ये $155 पर केजी आ चुकी है। सनफ्लावर ऑयल, जो कि खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होता है, कन्फेक्शनरी आइटम्स में यूज़ होता है, वहाँ पर कीमतें देखें तो एक बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब ये $2400 पर टन तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया और धीरे धीरे ये ईज आउट हो रहा है, उसके हिसाब से अगर देखें तो कीमतें करीब $1500 पर टन आ चुकी हैं, यानी कि करीब सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में 38% की गिरावट देखने को मिली है। ये भारतीय सरकार के लिए, भारतीय इन्फ्लेशन के लिए और दुनिया भर के इन्फ्लेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर है जिसका इम्पैक्ट हम आने वाले समय में देख सकते हैं। अगर गेहूं की कीमतें देखें तो करीब 44% गिर चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। गेहूं जो कि करीब $1340 तक पहुंच गया था, यहां से गिर के करीब $755 आ चुका है अमेरिकन मार्केट्स में। साथ ही कॉटन की कीमतें देखें तो कॉटन की कीमतों में भी करीब 42% की गिरावट देखने को मिली अपने हाई से, जो कि $156 तक पहुंच चुकी थी, वहां से गिर के करीब $91 पर आ चुकी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कमोडिटी कीमतों का जो फॉल है इसने एक होप दी है दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखाई देगा और उसका अगला जो स्टेप होगा वो इंटरेस्ट रेट कट के तौर पर होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जिसकी वजह से एफआईज लौट रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से एफआईज लौट रहे हैं वो है इंडियन कंपनीज की बेहतरीन अर्निंग्स। कुछ कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं और आउटलुक भी पॉजिटिव हैं। कुछ कंपनीज के अर्निंग अगर देखें तो इतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन उनके आउटलुक पॉजिटिव हैं। शुरुआत करते हैं आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस से। टीसीएस ने नतीजों की शुरुआत की थी। टीसीएस के नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, बिलो एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन आउटलुक मैनेजमेंट की कमेंट्री से मिला जो कि पॉजिटिव था। उसके बाद हमने देखा कि फेडरल बैंक के नतीजे भी अच्छे थे, आउटलुक भी अच्छा था। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक तरफा जंप होते हुए दिखाई दिया। इसका मतलब था कि एफआईज कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए। इसके नतीजे जो थे वो उतने ज़्यादा शानदार नहीं थे, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए जो आउटलुक बना वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मिड कैप आईटी की कंपनी माइंडट्री ने अपने रिजल्ट पोस्ट किए, जो कि रिजल्ट भी पॉजिटिव थे और आउटलुक भी पॉजिटिव था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि टीसीएस के जो खराब नतीजे थे उसको कुछ हद तक माइंडट्री ने ऑफसेट किया।
उसके बाद इंडसइंड बैंक के नतीजे आए, एक तरफा शानदार तेजी काउंटर में भी देखने को मिली, साथ ही नतीजे भी शानदार थे और आउटलुक भी पॉजिटिव था। तो बैंक निफ्टी ने एक जोरदार टर्न और दोबारा दिखाया। साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एफएमसीजी इंडेक्स को संभाला, जिसकी वॉल्यूम ग्रोथ 0% चल रही थी लास्ट क्वार्टर में, उसकी वॉल्यूम ग्रोथ 6% आती हुई दिखाई दी। आउटलुक भी पॉजिटिव, मार्जिन्स भी पॉजिटिव, इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में सीधे तौर पर दिखाई दिया और एफआईज की जो भारत में बाइंग की जो एक रफ्तार थी वो तेज होती हुई दिखाई दी। अंबुजा सीमेंट न्यूट्रल आउटलुक है। जिंदल स्टील रिजल्ट थोड़े म्यूटेड थे लेकिन आउटलुक पॉजिटिव है, तो स्टील कंपनियों को वहां से सहारा मिल रहा है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हमने देखे, रिजल्ट भी शानदार, आउटलुक भी पॉजिटिव। रिलायंस के जो रिजल्ट्स थे उनमें ग्रोथ तो अच्छी थी लेकिन बाजार की उम्मीदों से कम थी, लेकिन आउटलुक पॉजिटिव है। साथ ही इन्फोसिस के रिजल्ट्स देखे तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स थोड़े से म्यूटेड थे लेकिन उनकी जो गाइडेंस थी वो बहुत पॉजिटिव थी। तो मार्केट ने इन सभी ट्रिगर्स को देखते हुए अगर रिजल्ट्स को ओवरऑल अभी तक सम अप करें तो आउटलुक सभी का पॉजिटिव है, भले ही किसी के रिजल्ट थोड़े म्यूटेड हों तो या अच्छे आ रहे हों। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एफआईज की खरीदारी का दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि जो कंपनियों की अर्निंग आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है। तीसरा बड़ा कारण अगर हम देखें तो भारत के रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदने से इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज मिला है। अगर हम देखें तो अपनी ज़रूरत का भारत करीब 85% क्रूड इंपोर्ट करता है, जिसमें कि इंपोर्ट बिल करीब 20% कंट्रीब्यूट करता है क्रूड ऑयल। अब अगर भारत को $1 पर बैरल का भी डिस्काउंट कुछ मिलता है तो उससे भारत को करीब 16,700 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलता है। भारतीय इकोनॉमी को, भारत सरकार को 16,700 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलता है। रूस ने करीब $35 पर बैरल का डिस्काउंट इंडिया को ऑफर किया था। इसका मतलब है कि भारत ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए अपने सेव कर रहा है रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके। अगर हम देखें कि जिस तरह से रूस से जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे यूक्रेन युद्ध से पहले तो वो केवल भारत की ज़रूरत का 3% होता था। अब हम भारत से अपनी जो रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं, भारत अपनी ज़रूरत का करीब 20% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय सरकार ने एक शानदार स्टेप लिया और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्टर मिल रहा है, साथ ही एफआईज की वापसी हो रही है। चौथा बड़ा ट्रिगर जो कि भारतीय इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और साथ ही दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, वो है रूस यूक्रेन युद्ध में आक्रामकता की कमी। यानी कि जितने हमले जो हो रहे थे उनमें कहीं ना कहीं अब हमलों में कमी आई है, इससे वर्ल्ड मार्केट को एक सुकून मिल रहा है। दूसरा कि जो रूस यूक्रेन के बीच में ग्रेन एक्सपोर्ट को लेकर जो आम सहमति बनी है, इससे एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है कि कहीं ना कहीं रूस भी अपने आप को अब थोड़ा सबसाइड कर रहा है युद्ध से और ग्रेन एक्सपोर्ट को उसने मंजूरी दे दी है। यानी कि दुनिया भर में जो खाद्य संकट पैदा हो गया था वो अब कुछ हद तक दूर होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही अगर देखें तो जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो भी अब धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहे हैं और इस युद्ध में पूरी तरह से जो इस तरह से पार्टिसिपेशन उनका शुरू में दिख रहा था अब इतना तेज़ी से नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही हैं और भारत में एफआईज की वापसी हो रही है। तो भारत की जो एफआई वापसी है उसमें 4 महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण यही कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट, दूसरा कारण कि भारतीय कंपनियों के नतीजे मिक्स रहने के बावजूद आउटलुक पॉजिटिव है, तीसरा कि भारत ने जो रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदा है इससे भारतीय इकोनॉमी को बड़ा बूस्टर डोज मिला है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में थोड़ी आक्रामकता की कमी आई है जिसकी वजह से एफआईज की वापसी हो रही है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण, उम्मीद करते हैं कि इससे एफआईज इंडिया में और वापस आएंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और भारतीय बाजारों को मजबूती मिलेगी। थैंक यू।